हेलो बच्चों, नानी की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 के लिए पाठ क्रमांक 3 हिमालय की बेटियां लेकर आई हूँ। सुनने को तैयार रहो। इस पाठ में जैसा कि विदित है, हिमालय की बेटियां, हिमालय जो बर्फ का बड़ा पर्वत है, उससे निकलने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं जो आगे जाकर विशाल रूप ग्रहण कर लेती हैं, उनको लेखक ने हिमालय की बेटियों के नाम से संबोधित किया है। लेखक का नाम है नागार्जुन। लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी। यानी वो बड़ी 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 विशाल मैदान की नदियों को देखा था उस लेखक ने तब तक, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक अमीर महिला की तरह शांत और गंभीर रौबदार बनी हुई बैठी हों। उनके प्रति उसके लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उसकी धाराओं में डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब लेखक हिमालय पर जाकर देखा, जैसे कि हिमालय के कंधे पर चढ़े, तो वे कुछ और रूप में सामने नजर आई। मैं हैरान था कि यहाँ दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना कैसे संभव है, जबकि जब हिमालय से बूंद बूंद पानी बहकर नदियों के रूप में धीरे धीरे निकलता है तो गंगा, यमुना, सतलज नदियाँ ऐसी लगती हैं जैसे दुबली पतली हों। इस तरह जैसे एक छोटी सी लड़की जब छोटी होती है तब छोटी और दुबली पतली होती है, वैसे उसके बाद यही नदियाँ समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना हमें ऐसा लगता है कि खिलखिलाकर हंसते हैं, चलते जाना लगातार। इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो गया। मैदान में जाकर किसी बड़ी लड़की की तरह जब मैं देखता हूँ किसी कली, जब वह मेरे ध्यान में अटक जाता है, तब भी इसका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वही नदियाँ जो ऊपर हिमालय से उतरती हैं और छोटे छोटे रूप में दुबली पतली दिखते हुए आकर मैदानों में जब वो विशालकाय हो जाती हैं तो वो बहती जाती है, तेज तेज बहना शुरू होती है। तो लेखक को लगता है कि ये नदियाँ कहाँ बहती चली जा रही हैं, कहाँ भागे जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, वह कौन से लक्ष्य में जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता, लेखक की नज़र में महान पिता यानी हिमालय, हिमालय का विराट प्रेम पाकर भी जहाँ से वो खुद निकलती है, उस प्रेम को भी छोड़कर उनका हृदय अतृप्त करते हुए भी वह कौन होगा जिसके लिए ये प्यास मिटा सके। बर्फ जली, ऐसी बर्फ से पिघलती हुई जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी उनकी जो छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं कि कभी छोटे छोटे पत्थरों से टकरा रही हैं, कभी छोटे छोटे पौधों से टकराती हुई अटखेलियाँ करती हुई निकली आ रही हैं, वो लीलाएं निकलते खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार के चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। यानी ये इन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, देवदार के, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा के, जंगलों में जाकर इनकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, ये पहाड़ों में रुकने लगती है, तो इन्हें वही समय याद आ जाता है कि जब हम छोटी थी और निकल कर आई थी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय, यानी कौन जाने जब ये निकल कर आगे आ गई हैं तो बूढ़ा हिमालय यानी उनका पिता अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है।
जब ये नदियां बहकर निकल चुकी होती हैं, पर्वत केवल उन्हें खड़े खड़े देखा ही करते हैं, उसके अलावा उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां, यानी ये जितने नाम लिए ये सभी छोटी छोटी नदियां हैं। इन सब को देखकर ये सब हिमालय की छोटी छोटी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदियों को के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी जो दो नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां आगे चलकर विशालकाय हो जाती है छोटी नदियों की बजाय। तो बच्चों, ये बूंद बूंद हिमालय के पिघलते हुए पानी से बनकर छोटी छोटी बच्चियों के होते हुए जब बढ़कर आगे आती है तो ये सबसे विशालकाय नदियां गिनी जाती हैं। और यही नदियां हैं जो रास्ते में सूखती नहीं हैं, आगे हिमालय समुद्र तक जाकर मिलती हैं। तो इनके दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों को के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो कवि की कल्पना में यह है कि ये दो नदियां जो जाकर समुद्र से मिली हैं, तो हिमालय पर्वतराज पिता को मानकर उनकी दो बेटियों का समुद्र ने हाथ थाम लिया हो, जैसे जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है। कवि की कल्पना के अनुसार जिन लोगों ने इन नदियों को मात्र मैदानों में देखा है, बहते हुए विशाल जिनके पाट देखे हैं, वो इसका ख्याल भी नहीं कर सकते कि ये नदियां ऊपर से निकली हैं तब कैसी लगती हैं बच्चियों की तरह। शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के आकर्षक भले न हो, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं वो इसकी बहती हुई धाराओं में उतना आनंद नहीं ले पाते जितना कि इस कवि ने या अन्य कवि जो कई कल्पनाओं में किसी ने माँ समझा है, किसी ने बहन समझा है, उस तरह की कल्पना ये पहाड़ों के आदमी नहीं समझ पाते। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है, कवि सोच कहता है, नागार्जुन कवि कहते हैं कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता हुआ रूप कि हिमालय ससुर और समुद्र उसका दामाद कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होती। ससुर भी पिता के समान होते हैं, सही हिमालय को ससुर कहा गया है और समुद्र को दामाद कहा गया है। बच्चों, कालिदास नाम के कवि हैं, उनका एक कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा। कालिदास ने मेघदूत नाम का एक काव्य रचा है, उसमें कहा है, वेत्रावती नदी यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल में जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कवि कालिदास की भी जो कल्पना थी उसके अनुसार वो नदियों से भी बात करके कहता था कि जाकर वहाँ तुम मेरा ऐसा संदेश दे देना प्रेम रूपी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं।
अलग अलग कवियों ने नदियों को अलग अलग रूप में देखा है। किसी ने लोक माता समझा है, कोई प्रेयसी कहती है, तो कोई कहता है कि हम इसे बहन के रूप में भी देखें तो क्या हर्ज है। इन नदियों को कितने ही कवियों ने अलग अलग नाम दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई। मैं थोलिन तिब्बत नाम की जगह पर था। वहाँ मेरा मन अचानक उचाट हुआ, तबीयत ढीली सी लगने लगी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। मन पैर लटकाकर पानी में डालने का हुआ। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील नदी के जल ने में कुछ असर करना शुरू कर दिया। मेरा तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मेरा मन गुनगुनाने लगा। कवि की कल्पना में उसका मन अचानक गुनगुनाने लगा और उसके मुंह से यह रचना अपने आप निकल गई। उसने नदी को बहन के रूप में देखा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटी खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप ने हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कवि नागार्जुन अपनी कल्पना के अनुसार सतलज नदी को बहन के रूप में देखते हुए ये पंक्तियाँ बोलते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। बच्चों, तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो तुम इसे लाइक करो, शेयर करो और साथ ही बेल का बटन दबाना मत भूलो।